एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 8 दिसंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा एनडीपीएस बिल। एनडीपीएस मतलब होता है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया रिसेंटली लोकसभा में। ठीक है, तो ये जो बिल है वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि इसको जो 30 सितंबर को इस साल क्या हुआ था कि 30 सितंबर को एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया गया था। तो इसी के संबंध में, एनडीपीएस एक्ट के संबंध में, तो उसी के ऑर्डर को जो है रिप्लेस करने के लिए इस बिल को जो है अमेंड किया जा रहा है। बात करें क्या ऑब्जेक्टिव है बिल का, तो देखिए जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था सरकार के द्वारा टू रेक्टिफाई एन एरर दैट मेड प्रोविजंस इन सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 27 में जो है कुछ एरर हो गया था, कुछ गलतियां हो गई थी, जिसको सुधार करने के लिए जो है इस बिल में संशोधन किया जा रहा है। प्रोवाइडिंग फॉर द पनिशमेंट ऑफ दोज फाइनेंशियल इलिसिट ट्रैफिकिंग इनऑपरेबल। तो देखिए मान लीजिए कि ऐसे जो भी ड्रग्स होते हैं, तो ऐसे ड्रग्स जो कि मेडिसिन पर्पस से यूज़ किए जाते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को जो है हम अगर उनकी एक तरह से अगर उनकी खरीदी जाती है, बेची जाती है, तो उसको जो है वहाँ पे पनिशमेंट नहीं होगा उस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर उसको हम अच्छे कार्य के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम ड्रग की स्मगलिंग कर रहे हैं, तो वो तो गलत चीज़ हो जाएगा, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत पनिशेबल होगा। लेकिन अगर ड्रग को जो है दवा बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है अगर उसका डीलिंग किया जा रहा है, तो वो चीज़ गलत नहीं होगा। तो यही सेक्शन इस जो 27 एनडीपीएस एक्ट का, तो इसी में सुधार करने के लिए इस बिल को लाया गया है। This happened in 2014 when the act was amended in 2014 to ease access of narcotic drugs for medical necessities। तो देखिए जब 2014 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था, जो मेडिकल ज़रूरतें हैं ड्रग के लिए, उस संबंध में इसको जो है अमेंड किया गया था। बट द पेनल प्रोविज़न वर नॉट अमेंडेड अकॉर्डिंगली। लेकिन उस हिसाब से जो इसके जो पेनल प्रोविजंस हैं, जो पनिशमेंट देते मीन्स क्या पनिशमेंट होगी इसमें, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत क्या पनिशमेंट दी जाएगी, तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था। तो इसीलिए फिर से जो है ये एनडीपीएस अमेंडमेंट बिल 2021 लेके आया गया ताकि इसमें संशोधन किया जा सके। तो बात करें क्या ज़रूरत है इस अमेंडमेंट की, तो ड्राफ्टिंग एरर वाज हाईलाइटेड व्हेन एन अक्यूज मूव टू ए स्पेशल कोर्ट इन त्रिपुरा कंटेंडिंग दैट ही कुड नॉट बी चार्ज फॉर द ऑफेंस एज सेक्शन 27A इज रिफर्ड टू एज ए ब्लैंक लिस्ट। तो देखिए त्रिपुरा के स्पेशल कोर्ट में क्या हुआ कि एक अक्यूज़ जो है वो ये कहता है कि जो सेक्शन 27A है वो एज ए ब्लैंक लिस्ट है, खाली लिस्ट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसलिए त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जो है सेंटर से ये कहा है कि आपको इस लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे क्या एरर था इसमें, क्या गलती थी। The anomaly crept in with the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act was amended in 2014 to allow better medical access। तो 2014 में एनडीपीएस एक्ट को अमेंड किया गया था ताकि जो मेडिकल एक्सेस है, मींस जो भी ड्रग्स वगैरह नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं जिनका यूज़ जो है मेडिसिन के लिए किया जाता है, तो उसके लिए टू रिमूविंग स्टेट बैरियर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एंड लाइसेंसिंग ऑफ इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स। तो जो एक तरह से जो लाइसेंस लेने वाला सिस्टम है स्टेट से कि अगर हमको ये ड्रग्स जो है अगर ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो जो स्टेट के जो परमिशन लेनी पड़ती है, उस बैरियर को, लाइसेंसिंग वाले बैरियर को जो है इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स के लिए हटा दिया जाए। ठीक है, प्रायर टू 2014 अमेंडमेंट क्लॉज, देखिए जो क्लॉज 8A है ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट कंटेन्ड सब क्लॉज 1 to 5 वेयर द टर्म इलिसिट ट्रैफिकिंग हैज़ बिन डिफाइंड। तो देखिए सेक्शन 2 के जो क्लॉज 8A है उसमें इलिसिट ट्रैफिकिंग को, जो अवैध ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की, उसको डिफाइन किया गया है। द क्लॉज वॉज रीलेटर्ड एज क्लॉज 8B बाई द एनडीपीएस अमेंडमेंट एक्ट 2014। एंड देखिए बाद में क्या होता है कि जो इसको अमेंड किया था, ठीक है, 8A को जो अमेंड करके उसमें 8B जो है वो ऐड किया था इन सेक्शन 2 डिफाइनिंग इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स, और उसमें डिफाइन किया था कि इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स जो हैं वो क्या होते हैं। हाउएवर इन एडवेंटली कॉन्सिक्वेंटल चेंजेस वर नॉट कैरिड आउट इन सेक्शन 27A ऑफ एनडीपीएस एक्ट। लेकिन ये जब चेंज किया गया तो उसमें कोई ऐसे प्रोविजंस जो पेनल प्रोविजंस है उनको जो है अमेंड नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि पहले अगर हम जो इलीगल तरह से इसकी ट्रैफिकिंग अगर ड्रग्स की होती है तो वहाँ पे पनिशमेंट का प्रोविज़न था। लेकिन जब बाद में इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स की बात की गई तो उसमें जो है पेनल प्रोविजंस को जो है चेंज नहीं किया गया। अब बात करते हैं क्या क्रिटिसिज्म है इसका। तो फ्यू एक्सपर्ट्स हैव ऑब्जर्व दैट द बिल वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये उनका हनन करता है। इट प्रोवाइड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू द ऑफेंसेस स्टार्टिंग 2014। और एक तरह से जो इसका एस्पेक्ट है, मीन्स जैसे कि अगर आपने कोई क्राइम किया है मान लीजिए 2014 में, ठीक है, तो ये 2014 से पहले किया है, तो लेकिन आपको इसके अंदर जो सज़ा दी जा रही है वो 2014 के हिसाब से दी जा रही है। जो कि नियम ये है कि अगर मान लीजिए आप सपोज करिए आप 1990 में कोई क्राइम कमिट करते हैं, तो उस समय जो लॉ रहा होगा आपको उसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है
उस सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने क्राइम जो है 2021 में कमिट किया है तो आज के टाइम से आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन देखा जाता है कि क्राइम कब कमिट किया गया था, क्राइम 1990 में कमिट किया गया था, 1990 में कमिट किया गया, तो सज़ा भी होगी वो 1990 के कानून के हिसाब से सज़ा होनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो लॉ है वो हमारा आर्टिकल 21 जो है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो वो उस आर्टिकल को ये लॉ जो है वो वायलेट कर रहा है। अब बात करते हैं एनडीपीएस एक्ट क्या होता है। तो देखिए एनडीपीएस एक्ट जो है वो कि एक पर्सन को जो है प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि आप जो है ड्रग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, पजेस नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते या स्टोर नहीं कर सकते या कंज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और एनडीपीएस एक्ट को देखिए 3 बार अमेंड किया गया है, 1988 में और 2001 में और 2014 में, 3 बार इसको अब तक अमेंड किया गया है। ये एक्ट जो है पूरे के पूरे इंडिया में लागू है एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया। उसके अलावा अगर कोई इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया के बाहर भी रहता है तो उसके ऊपर भी एक्ट लागू होगा टू ऑल पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इंडिया। उसके अलावा जो पर्सन जो लोग जहाज़ पे काम करते हैं, एयरक्राफ्ट पे काम करते हैं, अगर अगर वो शिप या एयरक्राफ्ट जो है अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो एक्ट जो है वो इन पर भी लागू होगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, या जिसको हम आफ्स्पा कहते हैं। तो रिसेंटली देखिए जो 14 सिविलियन जो है नागालैंड में जो मारे गए, तो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के नेफी रियो, तो नेफी रियो ने ये डिमांड किया कि आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो आफ्स्पा है, तो आफ्स्पा को जो है एक तरफ से रिपील करना चाहिए, ठीक है। तो रियो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो है केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा गया है कि हर साल जो है नागालैंड को एक डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी जो है दे दी जाती है, हर साल जो है डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी में ही रखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इनके द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया केंद्र सरकार को। और ही रिमाइंडेड द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म इंडिया हैज़ अर्न ग्लोबली फॉर द ड्रैकोनियन एक्ट। और इस एक्ट के लिए इनके द्वारा ये भी कहा गया कि इस एक्ट के लिए जो इंडिया को ग्लोबली जो है बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है आफ्स्पा एक्ट के लिए। बात करें क्या इशू है, तो एक ग्रुप ऑफ डेली वेजेस वर्कर्स, देखिए जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं वो वापस आ रहे थे काम करके, और जहाँ पे 21 पैरा कमांडो यूनिट के द्वारा जो है वहाँ फायरिंग की गई, ये समझ के कि वो NSCN के जो हैं वो टेररिस्ट हैं जो कि उस एरिया में आ रहे हैं, उनको न्यूज़ मिली थी आर्मी वालों को, तो उसी बिना पे जो है उनके द्वारा फायरिंग की गई, जहाँ पे 14 सिविलियंस की नागालैंड में जो है एक तरह से डेथ हो गई, ठीक है। अब बात करें बैकग्राउंड की, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है 2021 में, जून 2021 में डिक्लेयर किया कि द इंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड इज डिस्टर्ब एरिया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जून 2021 में ये डिक्लेयर किया गया था कि जो नागालैंड का पूरा एरिया है वो डिस्टर्ब एरिया है फॉर 6 मंथ मोर अंडर द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो उसके बाद जो है जो भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया में कैटेगराइज कर दिया जाता है तो वो जो है आफ्स्पा के अंडर में वो एरिया आ जाती है। अब वहाँ पे एक तरह से मिलिट्री का कंट्रोल हो जाता है। तो MHA said that area comprising whole Nagaland in such a distributed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power is necessary। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये भी कहा गया कि हम यहाँ पे इसको डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है हमेशा जो एक तरह से डेंजरस कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे आर्म्ड फोर्स का यूज़ करना यहाँ ज़रूरी होता है, इसीलिए हम इसको डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब बात करें कि आफ्स्पा का क्या मतलब होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आफ्स्पा जो होता है वो आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर देता है कि वो जो है उस एरिया के जो पब्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो जिसको भी MHA के द्वारा डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में डाला जाएगा तो वहाँ पे जो आर्मी है या आर्म्ड फोर्सेस हैं वो वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे क्या पावर दी जाती है वहाँ के आर्म्ड फोर्सेस के पास, क्या पावर रहती हैं। तो वो उनके पास ये पावर रहती है कि वो मान लीजिए अगर 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं या 5 लोग इकट्ठे होते हैं तो उस गैदरिंग को जो है वो रोक सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कैन यूज़ फोर्स और इवन ओपन फायर आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग, उसके बाद फोर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं और वार्निंग देने के बाद जो है ओपन फायर भी कर सकती हैं इफ़ दे फील पर्सन इज़ कंट्रावेंशन टू द लॉ। अगर उनको ये दिखाई दे कि जो है ये नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो वार्निंग देने के बाद जो है उन पर फायर भी किया जा सकता है। उसके अलावा इफ़ रीजनेबल सस्पिक्शन एग्जिस्ट द आर्मी कैन ऑल्सो अरेस्ट अ पर्सन। अगर मान लीजिए कुछ वो जो पर्सन है वो अगर उनको गलत दिखता है, कुछ सस्पिशन है उस पर, तो आर्मी के द्वारा उसको अरेस्ट भी किया सकता है बिना वारंट के, ठीक है। उसके अलावा वो चाहे तो एक तरह से सर्च वगैरह भी कर सकते हैं बिना वारंट के, और जो भी जिनके पास जो लाइसेंस वगैरह के हथियार हैं तो लाइसेंस के हथियार रखने के लिए भी मना कर सकते हैं।
Any person arrested or taken into custody may handed over to the officer in charge of the nearest police station। और जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा तो उनको जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के जो भी थाना इंचार्ज होंगे उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा विथ अ रिपोर्ट डिटेलिंग द सर्कमस्टेंस दैट लेड टू अरेस्ट। और उस उनके द्वारा जो आर्मी के द्वारा उस थाने में एक रिपोर्ट दी जाएगी कि किस बिना पे इसको अरेस्ट किया गया है। अब बात करें कि व्हाट इज़ डिस्टर्ब एरिया। डिस्टर्ब एरिया क्या है और किसके पास ये पावर होती है कि वो किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में डिक्लेयर करे। तो डिस्टर्ब एरिया इज़ वन विच इज़ डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ ए आफ्सपा। तो आफ्सपा का जो सेक्शन 3 है वो बताता है कि एक नोटिफिकेशन के जरिए जो है हम किसी एरिया को एक डिस्टर्ब एरिया कैटेगरी में डाल सकते हैं। और मान लीजिए वो एरिया कैसे आएगा किसी डिस्टर्ब कैटेगरी में, तो जहाँ पे मान लीजिए कि अगर रीजन के आधार पे कोई डिस्प्यूट हो रहा है, लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स के बीच में या वहाँ के कास्ट या कम्युनिटीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस समय उसको डिस्टर्ब एरिया कैटेगरी में डाला जा सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो केंद्र सरकार डाल सकती है। गवर्नर ऑफ स्टेट जो है राज्यपाल वो डाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, अगर यूटी है तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो डाल सकते हैं। कैन डिक्लेयर द होल पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिस्टर्ब एरिया, ठीक है, तो जो हमारी केंद्र सरकार है वो कर सकती है ये, जो राज्यपाल हैं और जो उस यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जो प्रशासक होंगे वहाँ के, तो उनके द्वारा उस एरिया को जो है डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है अनरिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने 2021 में जो है बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। जो भी हमारे जो संवैधानिक केसेस हैं तो उनको अभी तक हियर नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो उस चीज़ में डिले देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वाइल द वॉल्यूशन ऑफ राइट्स वेदर थ्रू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है, तो अगर लोगों के अधिकारियों का हनन हो रहा है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू हो चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू हो, ठीक है, तो वो स्टेट के लिए तो कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअल को ही प्राइस पे करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि लोगों के अधिकारों का ही वॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस चल रहे हैं पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उनकी संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती है, उस पर कोई सुनवाई हमें देखने को नहीं मिल रही है। मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटायरली इनइफेक्टिव इफ द राइट वॉलेटिंग स्टेटस क्यू इज अलाउड टू एग्जिस्ट एंड परप्यूएट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर संविधान है लेकिन वो इनइफेक्टिव कब हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि आपका कोई अधिकार का हनन हुआ, कोई आपका राइट जो है वो वायलेट हुआ और आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं लेकिन आपकी सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो फिर आपके ऐसे फंडामेंटल राइट्स होने के क्या फ़ायदा, फिर वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका क्या मतलब, वो इफेक्टिव तो रह नहीं गया, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका राइट वायलेट हो रहा है, आपने केस जो है फाइल किया भी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो एक तरह से इनइफेक्टिव ही हुआ। The point of course is not limited to the violation of rights but extend to all significant constitutional questions that arise in the course of controversial state action। तो देखिए यहाँ ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट जो एक्शन कर रही है तो उसके अगेंस्ट जो हम अगर कोई भी केस फाइल कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ जो है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, वो उसी पेंडिंग ही चल रहा है। बात करें कि जवाबदेही जो है वहाँ मिसिंग देखने को मिल रही है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो मिसिंग है। इशूज़ अराउंड द फेडरल स्ट्रक्चर, इलेक्शन एंड मेनी अदर ऑल इन्वॉल्व क्वेश्चन टू पावर एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर, इलेक्शन से संबंधित हैं, जो कहीं ना कहीं जो है वो जवाबदेही और एक जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है उसके प्रति जो है वो उसके चारों तरफ जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड द लॉन्गर दैट कोर्ट्स टेक रिजॉल्व केसेस द मोर वी मूव रिलम ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू ए रिलम ऑफ इम्प्यूनिटी। तो देखिए जितना टाइम इन केसेस को लगेगा सॉल्व होने के लिए उतना ही जो जवाबदेही है सुप्रीम कोर्ट की वो कम होती एक तरह से दिख रही है हमको यहाँ पे। द लॉन्गर सच केसेस आर लेफ्ट हैंगिंग विदाउट ए डिसीजन, और जितना लंबा ये केस चलेगा बिना किसी डिसीजन के द ग्रेटर द डैमेज दैट इन्फ्लिसिट अपॉन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है, तो जितना ही लंबा केस खिंचता चला जाएगा उतना ही हम कह सकते हैं कि हमारी जो संवैधानिक जो राजतंत्र है, जो हमारा लोकतंत्र है, उस पर हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि उस केसेस के बारे में, कौन कौन से केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो देखिए आर्टिकल 370 का जो केस है वो अभी भी पेंडिंग चल रहा है, जिससे जो कि अगर जो भी स्टेट है, क्या हम स्टेट को जो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सेंटर जो है वो आर्टिकल 356 का यूज़ करके अगर उस स्टेट में अगर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है या कोई भी असेंबली नहीं है तो क्या उसके जो है स्टेट का जो स्ट्रक्चर है मीन्स उसको चेंज करके वो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकती है। तो आर्टिकल 370 जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ भी पेंडिंग चल रहा है।
उसके अलावा जब हम देखेंगे तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि स्टेट के पास भी पावर होती है, तो अब यहाँ पे जब उसको अमेंड कर दिया गया तो उसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो स्टेट की पावर हमें, जो यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर था वो हमें वॉलेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। द आंसर विल हैव इंपॉर्टेंट रेमिफिकेशन नॉट जस्ट जम्मू कश्मीर बट फॉर इंटायर फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये पूरे पूरे जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, ठीक है। तो ये जो मुद्दा होगा केस का वो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होगा। तो इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अब्यूज़ ऑफ आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 56 का जो मुद्दा है उसमें हमें बहुत शुरू से, बहुत पहले से जो है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमें इसका अब्यूज़ करते हुए देखने को मिलता है। टू गेट रिड ऑफ इनकन्वीनियंट स्टेट गवर्नमेंट्स, और जहाँ केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ की जो राज्य सरकार है वो इनकन्वीनियंट है, तो वहाँ पे जो है 356 का यूज़ किया जाता है। एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑलरेडी इंजॉयड बाय द सेंटर विल स्क्यू एंड ऑलरेडी टाइटल फेडरल स्कीम एवर। और वैसे ही सेंटर के पास पहले से बहुत ज़्यादा पावर मौजूद है, उसके अलावा इसका यूज़ करके वो अपने आप को और पावरफुल जो है बना देती है। स्टेट की पावर बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। इसीलिए कहीं कहीं देखेंगे तो आप स्टेट्स में जहाँ पे एक तरह से जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इनकन्वीनियंट अगर लगती हैं केंद्र सरकार को, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होकर लगा दिया जाता है, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अल्टर कन्वर्ट स्टेट इनटू यूटी। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या पार्लियामेंट संसद के पास ये शक्ति है कि संसद किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो द केस ऑल्सो रेजेज द क्वेश्चन वेदर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ अथॉरिटी नॉट सिंपली टू अल्टर स्टेट बाउंड्री ए पावर ग्रांटेड बाय आर्टिकल 3, ठीक है। तो आर्टिकल 3 पावर देता है कि स्टेट की बाउंड्री वगैरह चेंज की जा सकती है, बट डिग्रेडेड स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरी। तो ये अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि पार्लियामेंट किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दे। इफ़ इट टर्न आउट द यूनियन लेजिस्लेचर डजंट हैव द पावर, अगर मान लीजिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि हाँ, अगर पार्लियामेंट चाहे तो अपने पावर का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकती है, तो इसका मतलब होगा कि इंडियाज़ फेडरल स्ट्रक्चर इज इंटायरली एट मर्सी ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स जो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा वो सांसद के पे ही निर्भर करता है, ठीक है। सेकंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसके तहत जो है जो भी पार्टीज़ वगैरह हैं तो वो एक तरह से डोनेशन ले सकती हैं किसी से भी। तो जैसे 1,000 रुपये हो गए या 10,000 रुपये हो गए, फिर उसी तरह 1,00,000 रुपये हो गए या 1 करोड़ रुपये हो गए। तो इस सीरियल के बाद इस सीरियल में जो है डोनेशंस जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी केस किया गया, तो ये भी अभी जो है अभी पेंडिंग में ही चल रहा है। इम्पैक्ट ऑन इंटीग्रिटी एंड राइट ऑफ सिटीजन्स टू बी इन्फॉर्म्ड वोट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये लोगों के इंटीग्रिटी और अधिकारों पे जो है एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इन न्यूमरस सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्शन साइकिल्स इन द लास्ट 4 years थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ हैव बीन स्पेंड इन एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस। तो देखिए पॉलिटिकल डोनेशंस के ऊपर जो है करोड़ों रुपए जो है खर्च किए गए हैं, दस इम्पैक्टिंग नॉट ओनली द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। और ये चुनाव के जो प्रक्रिया है उस पर सवाल तो उठाता ही है, बट ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर सिटीजन्स टू एन इन्फॉर्म्ड वोट। और कहीं ना कहीं जो है वो ये लोगों के जो संवैधानिक जो अधिकार है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। However, other than 2 interim orders, Supreme Court had refused to accord a full hearing of the constitutional challenge, ठीक है। तो 2 interim orders के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया। उसके अलावा और बात करें तो देखिए जो सीबीआई का एक केस चल रहा था, ठीक है। तो ये 2013 का था। उस समय क्या हुआ था, गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है उसने ये कहा कि जो सीबीआई है ये किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट तो की नहीं गई है, ठीक है। दिस वर्डिक्ट वाज इमिनेटली स्टेड व्हेन इट वाज अपील टू द सुप्रीम कोर्ट बट इन द इंटरव्यूइंग ईयर्स इट इज़ नेवर बीन हर्ड। लेकिन उसके बाद भी जो है कई साल बीतने के बाद भी इस पे सीबीआई के जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उस पर कोई सुनवाई हमें देखने को नहीं मिली। उसके अलावा जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको भी चैलेंज किया गया था, लेकिन वो वहाँ भी हमें कोई सुनवाई देखने को अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है उसका जो सेक्शन 43D क्लॉज 5 है वो भी हमें एक तरह से विवाद में देखने को मिला। उसका भी केस किया गया है जो कि कहता है कि विच मेक्स द ग्रांट ऑफ बेल इफेक्टिवली इम्पॉसिबल एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईयर लॉन्ग इनकारनेशन ऑफ सेवरल पीपल। तो देखिए ये जो है इसके तहत जो है लोगों को बेल नहीं मिलती है। जो सेक्शन 43D(5) है उसके तहत लोगों को बेल यूएपीए के अंडर में नहीं मिलेगी। इसका सेक्शन 43 क्लॉज डी क्लॉज 5 है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का, तो उसके तहत जो है ये बात करता है कि लोगों को बेल नहीं दी जाएगी इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसको चैलेंज किया गया था। चैलेंज टू सेक्शन 43D(5) इस पर हैव द केस मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट सिविल राइट्स। तो ये लोगों के जो अधिकार हैं सिविल राइट्स को
अफेक्ट कर रहा है। द सेक्शन कंटिन्यूज टू बी अप्लाइड इन रेगुलर बेसिस, और इसको तभी भी जो है रेगुलर बेसिस पे अप्लाई की यूज़ किया जाता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनवाई हमें देखने को नहीं मिली। बात करें इम्प्लीकेशन ऑफ डिले की, तो देखिए ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यूट्रल होकर कोई फैसला नहीं दे रही है, ठीक है। वो जो पार्टी जो पावर में है उसको फेवर कर रही है, ठीक है। मीन्स इन अदर वर्ड्स, बट बाय नॉट डिसाइडिंग द कोर्ट इज इफेक्टिव डिसाइडिंग इन फेवर ऑफ वन पार्टी, और कोर्ट जो है वो एक ही पार्टी के फेवर में जो है डिसीजंस दे रही है बिना किसी एक तरह से उस जजमेंट को जस्टिफाई किए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो निर्णय दिया जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जवाबदेही पे भी जो सवाल उठते हैं, जुडिशियल इवेजन ऑफ द काइंड ऑफ ऑल्सो डैमेजिंग फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी सेल्फ, और जुडिशरी की जो जवाबदेही है उस पर भी सवाल उठते हुए देखने को मिल रहे हैं हमको। उसके अलावा जो रूल ऑफ लॉ है हमारा, उस पर भी जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काजू हवेली नोटिफाइड एज बर्ड सेंचुरी। तो देखिए काजू हवेली जो है वो एक वेटलैंड है, तो काजू हवेली पड़ता है हमारा तमिलनाडु में, तो इसको जो है सरकार के द्वारा बर्ड सेंचुरी जो है वो नोटिफाई किया गया है। तो काजू हवेली वेटलैंड इज सेड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन साउथ इंडिया। तो ये जो साउथ इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है। पुलिकट लेक के बाद पुलिकट लेक जो है वो सबसे बड़ा जो है वो ब्रैकिश वाटर लेक है साउथ इंडिया में। उसके बाद हमारा काजू हवेली वेटलैंड है, और ये वेटलैंड जो है वो एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, जिसको अब एक बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ सेंचुरी विल नो इंश्योर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड। तो जब अब उसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया तो उसका एक अच्छा प्रोटेक्शन जो है किया जा सकता है। द एरिया हैज़ एडिक्वेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और इसका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपोगेटिंग एंड डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ एंड इट्स मोमेंट। तो वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो भी जानवर वगैरह हैं, जो भी पक्षी हैं, जो भी बर्ड्स हैं, तो उनके एक ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के पर्यावरण के डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। द प्लेस इज़ होम टू डाइवर्स स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और यहाँ कई तरह की जो प्लांट की स्पीसीज़ हैं या एनिमल की स्पीसीज हैं, कई तरह की स्पीसीज हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। इट इज़ अ फीडिंग ग्राउंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स फ्रॉम द कोल्ड सब आर्टिक रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो भी आती हैं, जैसे सेंट्रल एशियन जो ये बर्ड्स होती हैं एंड साइबेरिया इंक्लूडिंग ब्लैक टेल गॉडविच, यूरेशियन कर्ल्यू, वाइट स्टॉक और रफ। तो ये सब जो है हमें देखने को मिलता है कि ये माइग्रेट करके बहुत दूर दूर से जो पक्षी हैं वो यहाँ आते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे मैत्री दिवस की। तो देखिए इंडिया और बांग्लादेश को द्वारा जो है मैत्री दिवस मनाया जाता है, और जब 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ किया था एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है मैत्री दिवस हम मनाते हैं। द वॉर टू लिबरेट बांग्लादेश बिगैन ऑन 3 दिसंबर 1971, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो आज़ादी का जो एक तरह से युद्ध है वो शुरू हुआ 3 दिसंबर 1971 को। उसके बाद इट एंडेड विद द साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। उसके बाद जो है जो पाकिस्तानी जनरल हैं ए के नाइजी, तो इनके द्वारा जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो है साइन किया गया दिसंबर 16 को। उसी के बाद से जो है वॉर ख़त्म होने के बाद जो है क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन जो है रिकॉग्नाइज़ करती है। इसी के लिए जो है हम मैत्री दिवस जो है वो मनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।